बच्चों गुड मॉर्निंग। आज फिर वेलकम कर रहा हूँ मैं आपका साइंस की क्लास में। आपको पता है हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 5 दैट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो बेटा मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जिसमें हम अलग अलग तरह के सेल्स की डिस्कवरी कर रहे थे, कैसे सेल में डिस्कवरी हुई, कैसे रॉबर्ट हुक ने उसको फाइंड आउट करा। फिर मैंने अलग अलग लेवन हुक और अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया जिन्होंने अपने रोल प्ले किए। आई होप जो पेजेस मैं आपको भेज रहा हूँ आप उनको बहुत अच्छे से कर रहे हो। इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट जब मैं ये चैप्टर पूरा आपको समझा दूंगा उसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली तो जब हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा और बचा हुआ चैप्टर भी आगे आपके साथ लेके जाऊंगा। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कहाँ पे बात हमारी रुक गई थी? बात यहाँ पे रुकी थी कि जो कोई भी सेल हो उसमें 3 चीज़ें पक्की होती हैं, और वो होती है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सभी की डिस्कशन मैंने आपके साथ कर ली थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे सेल श्रिंक हो जाता है और फिर कैसे एक्सपैंड हो जाता है। आपको मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में भी बताया। तो कुछ फिनोमिनन्स मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक फिनोमिनन मैंने बच्चों आपको बताया था डिफ्यूजन, और एक बताया था मैंने आपको ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सेल को अलग अलग जगह पे डाल सकते हैं, ठीक है ना, और उसके अलग अलग सॉल्यूशंस में डाल सकते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। देखो बेटा, अगर तो आप किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दोगे, ऐसे सोल्यूशन में डाल दोगे जिसमें बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है अंदर कम है, ठीक है, सो आप नोटिस करोगे कि जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। और अगर आप उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो सेल जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं आपसे उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। लिखिए 3 चीज़ें हमें नोटिस में लानी है, हमें अपने नोटिस में 3 चीज़ें रखनी। पहला, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन, अगर सेल के अराउंड जो मीडियम है उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की, मीनिंग द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, यानी हाइपोटोनिक है, तो क्या होगा बेटा, सेल ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर पानी चला जाएगा और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। समझने की कोशिश करो बेटा, मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक सोल्यूशन 2 चीज़ों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है वो हमेशा कम होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 कप अगर मैं पानी ले लेता हूँ और उस पानी के अंदर अगर मैं 1 चम्मच नमक घोल देता हूँ, जो नमक है वो सोल्यूट है और पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अगर हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन है जिसमें पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन है, उसके अंदर अगर आप सेल को रखोगे तो सेल में क्या हो जाएगा, आप नोटिस करोगे स्वेलिंग आएगी, फूल जाएगा। पढ़िए, water molecule are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than it will leave, और नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, द सेल लाइकली टू स्वेल अप। तो जब सेल को आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे जहाँ पे पानी ज़्यादा है, सेल में स्वेलिंग आ जाएगी। अब सेकंड जरा देखें, अगर हम एक ऐसा मीडियम बनाएं जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है सेल से, क्या होगा बेटा, वाटर सेल के अंदर से, सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सोल्यूट की मूवमेंट होती है हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर पानी सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर सोल्यूशन में कम है, डेफिनेटली सेल से पानी बाहर की तरफ आएगा और फाइनली इस तरह के सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, जिसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। पढ़िए, अगर मीडियम के पास लोअर कंसंट्रेशन है पानी की, इसका मतलब कि जो हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, सेल के अंदर से पानी बाहर आने लग जाएगा ऑस्मोसिस की मदद से,
और इस तरह के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और फाइनली इस तरह के सोल्यूशन में पानी का जो आपका सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक इस तरह का सोल्यूशन है जिसमें पानी की सॉल्वेंट में भी कंसंट्रेशन सेम है और सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन सेम है, तो फाइनली क्या होगा बेटा, इस केस में सेल की साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। सो इन तीनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम डायग्राम बनाएंगे, 3 बीकर्स लेते हैं हम। तीन बीकर लेंगे, बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी। अब बेटा इसमें हम लोगों ने डिफरेंट तरह के लिक्विड को लेना है। ये वाला सोल्यूशन जो है बेटा, ये है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक और डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट इज मोर, सॉल्यूट इज लेस। ठीक है, समझ आ रहा है। और एक जो दूसरा हमने, ये हमारा आ गया ए पार्ट। अब बी पार्ट में हमने ऐसा सोल्यूशन लेना है जिसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन लेना, आइसोटोनिक। इन इसमें क्या होगा, वेयर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन आर सेम कंसंट्रेशन। और जो हमारा सी होगा उसमें वो हमने लेना हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, सोल्यूट इज मोर, सॉल्वेंट इज लेस। ठीक है। सो अगर हम, और हमारे पास जो सेल है बेटा वो इस शेप में है, सपोज मैं आपके लिए बना देता हूँ इस तरह का सेल है और सेंटर में न्यूक्लियस है, ऐसा सेल है। ओके। अब अगर तो मैं सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा, अगर मैं सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा सो डेफिनेटली बाहर जो है पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यही मैंने आपको बताया, सॉल्वेंट ज़्यादा है यानी पानी ज़्यादा है। तो फाइनली इस केस में सॉल्यूशन से वाटर अंदर आना शुरू हो जाएगा सेल के, और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल। देख रहे हो साइज बड़ा हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल स्वेल्स। ठीक है, और सेल स्वेल्स। और अगर मैं उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा सेल को जब मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा, ये क्या है हमारा सेल। सो सेल जब मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा इसको, आपको पता है यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये स्वेल नहीं होगा, ये उसी शेप में रहेगा। आप समझ आने लग गया, इसकी शेप सेम रहेगी, इसका साइज सेम रहेगा। अब सी पार्ट में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम सेल को डालते हैं तो सेल का क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन नहीं है, सो यहाँ पे ऑलरेडी वाटर जो सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर कम। सो क्या होगा, धीरे धीरे सेल में से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब सेल में से धीरे धीरे सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा तो फाइनली सेल श्रिंक हो जाएगा। देखो साइज छोटा हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं सेल श्रिंक्स। सो ये बेटा मैंने आपको आज बात बतानी थी। ये तीनों सोल्यूशन मैंने पहले, इसका ये पेज की फ़ोटो भी मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। सो आप इसको ज़रूर करना क्योंकि ये आपका बेस है। ठीक है, अब हम आगे चलें। चलिए,
सो आज हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं बेटा। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर आप अलग अलग तरह की डाइज से सेल को कलर आउट करोगे तो उसकी अलग अलग ऑर्गेनली अलग अलग कलर ले लेती हैं। और यहाँ पे हम आयोडीन सोल्यूशन भी यूज़ करते हैं कलर करने के लिए, सैफरन सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं, मिथिलिन ब्लू को भी यूज़ करते हैं सेल को स्टेन करने के लिए। सेल को स्टेन करने का मतलब क्या होता है कि सेल की सारी बॉडीज आपको नजर आने लग जाती है, सेल आपको दिखने लग जाता है। आप समझ आ रहा है आपको? तो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर कलर के बगैर ही सेल को देखोगे आपको तो कुछ नज़र नहीं आएगा। जब हम सेल को कलर दे देते हैं, केमिकल कलर दे देते हैं, तो फाइनली क्या होने लग जाता है, सेल में अलग अलग ऑर्गेनेलीज दिखनी शुरू हो जाती हैं। सो न्यूक्लियस यूजली तो बेटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा होता है? बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो बाहर की और अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं जिसमें से आसानी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्या प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में आपको क्या क्या मिलेगा? क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है, रॉड जैसे होते हैं, और इनमें क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन होती है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रैवल करते हैं, जो जेनेटिक्स का पार्ट है, जिनको जीन्स बोलते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन जो उसके ऊपर प्रेजेंट होती है वो डीएनए की फॉर्म में होती है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम बने ही डीएनए और प्रोटीन के होते हैं, और डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है जिसकी मदद से नई ऑर्गेनेलीज और नए कंपोनेंट्स बनते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती हैं। अच्छा, जो फंक्शनल यूनिट होते हैं डीएनए के उनको हम जीन्स बोलते हैं। सेल के अंदर जो आप कह सकते हैं इन सेल विच इज़ नॉट डिवाइडेड, जो डिवाइड नहीं हुआ, डीएनए एक क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होता है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और यहाँ पे भी आप बेटा अलग तरह की डाइज यूज़ कर सकते हो उसको देखने के लिए। न्यूक्लियस एक बहुत सेंट्रल रोल उसका ये प्ले करता है कि वो सेलुलर के रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। अगर न्यूक्लियस ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सिग्नल नहीं दिया, तो सेल ने भी मल्टीप्लाई नहीं होना, डिवाइड नहीं होना। तो बहुत ज़रूरी है एक सेल के लिए ज़िंदा रहने के लिए कि उसके पास न्यूक्लियस हो। जैसे हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, और कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो अच्छे से डेवलप नहीं होता, ठीक है। जितने भी बेटा लोअर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, उनके न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होते, उनके अराउंड मेम्ब्रेन्स नहीं होती। पर जितने यूकैरियोट और एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस हमेशा वेल डेवलप्ड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, बाई मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, और अपने अंदर डीएनए कैरी करते हैं, ठीक है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, यूजली प्रोकैरियोट्स में जो पुराने सेल्स होते हैं, जो प्रिमिटिव सेल है, जो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, उनके अंदर तो बेटा आपको ना न्यूक्लियस ही मिलेगा, बाकी कोई ऑर्गेनेल ही नहीं मिलेगी। पर यूकैरियोट्स में अगर आप नोटिस करोगे अलग अलग ऑर्गेनेलीज भी मिलती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनेलीज के फंक्शन भी हम आने वाले समय में देखेंगे। अगर तो क्लोरोफिल की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस में मदद करती है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में। तो फाइनली यह बात हुई कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो मदद करता है आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें बननी है, कौन से सब्सटेंस की नीड है, उस नीड को पूरा करने में मदद करता है और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। आज का लेक्चर यहीं तक है। स्टडी हार्ड, स्टे सेफ।